Hello, my students. Welcome to my 100% English channel. My name is Gautam Maurya. Today we will study about the second part of future indefinite tense. Future indefinite tense जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में जाना, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। आज हम लोग नेवर और ऑलवेज वाले सेंटेंस पढ़ेंगे और इसके बाद निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो नेवर मीन्स होता क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसमें नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। नेवर मीन्स कभी नहीं। और ऑलवेज मीन्स क्या होता है? हमेशा। इसमें जो हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो स्ट्रक्चर जब लिखा जाएगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस उसके बाद जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर नेवर होगा। नेवर या ऑलवेज दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स होगा, लास्ट में फुल स्टॉप होगा। अब ये बात उठती है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब आप पढ़ चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब जो लगता है वो आपका विल या फिर शैल लगता है। अब जैसे आई और वी है, आई और वी, इनके साथ में शैल लगता है। अदर सब्जेक्ट, यानी आई और वी के अलावा अगर कोई सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके साथ में हम विल का प्रयोग करते हैं। ध्यान ये दीजिएगा, इसके बाद फिर जो है आपका एक चीज़ और रहता है, एग्जाम्पल आप देखिएगा। तो जैसे पहचान आप लोग जानते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है पार्ट 1 में हमने पढ़ा है। फ्यूचर इंडेफिनिट के जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वो भी क्रिया के साथ में गा गी गे आए तभी वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। और यहाँ पर जो है आप अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। यहाँ नेवर ऑलवेज वाला सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑलवेज मीन्स हमेशा। स्ट्रक्चर जो बनेगा, सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, फिर नेवर या ऑलवेज दोनों में से कोई एक लिखा जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर्स। अब अगर कभी नहीं आएगा तो नेवर लिखेंगे, ऑलवेज अगर हमेशा आएगा तो ऑलवेज लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाते हैं। आई और बी के साथ शैल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। अदर सब्जेक्ट मतलब आई और बी को छोड़ करके। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के रूप में देखिए, मैं मैदान में
कभी नहीं दौड़ूंगा। मैं मैदान में कभी नहीं दौड़ूंगा। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान दीजिएगा कि मैं मैदान में कभी नहीं दौड़ूंगा, तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे इत्यादि शब्द आते हैं उन्हें हम, वो भी वर्ब के साथ, क्रिया के साथ अगर गा गी गे आया है तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसमें आप देखिए तो कभी नहीं आया है, और कभी नहीं का जो है क्या होता है, नेवर होता है। नेवर वाला स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, नेवर ऑलवेज में से कोई एक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर्स। तो यहाँ पर पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला कौन है, मैं, और मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई, आई होगा। और उसके बाद फिर जो है आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगता है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे। आई और बी के साथ शैल लगता है, यानी यहाँ आई के साथ क्या लगाएंगे हम, शैल लगाएंगे, आई शैल। और उसके बाद फिर नेवर या ऑलवेज में से कोई एक लिखेंगे। यहाँ हम नेवर लिखें या ऑलवेज लिखें, तो कभी नहीं आया है तो कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर होती है, नेवर लिख दिया और ऑलवेज छोड़ देंगे। इसके बाद वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, और कार्य कौन सा हो रहा है, दौड़ने का, दौड़ने की अंग्रेजी क्या होगी, रन। और उसके बाद फिर जो है अदर्स में जो है जो कुछ भी बचा हुआ है अन्य वो लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका एक चीज़ और है, वर्ब तो हो गया, ऑब्जेक्ट पता करना। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्या खेलेंगे, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछते हैं, तो क्या खेलेंगे पता नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए जो है अदर्स लिखेंगे जो बचा हुआ है। तो मैदान में जो है, मैदान में की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मैदान की अंग्रेजी हो जाएगी फील्ड, और फील्ड के पहले दा लगेगा, और यहाँ पर जो है में की अंग्रेजी इन। यानी कहने का मतलब क्या है, आपने सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, नेवर ऑलवेज में से कोई एक लिखा, तो कभी नहीं आया है तो नेवर लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अदर्स अन्य में जो है इन द फील्ड हो गया आपका, जो भी बचा हुआ है वो। इसके बाद फिर जो है तुम या वह हमेशा पानी पिएगी, वह हमेशा पानी पिएगी। तो यहाँ पर जो है क्या है आपका गागी गे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गागी गे इत्यादि शब्द आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर हमेशा आया है, और हमेशा का अंग्रेजी इंग्लिश क्या होता है, ऑलवेज होता है। और नेवर ऑलवेज वाले सेंटेंस यहाँ पर जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट मीन्स क्या है, कर्ता, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है, वह, और वह की अंग्रेजी क्या होगी, सी, लड़की है, वह हमेशा पानी पिएगी, तो सी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल और शैल लगाएंगे। और हम आई और बी के साथ शैल लगाते हैं। अदर सब्जेक्ट यानी आई और बी को छोड़ करके जो भी होंगे वो उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है सी के साथ क्या लगाएंगे, विल। और उसके बाद नेवर ऑलवेज में से कोई एक लिखेंगे। यहाँ हमेशा आया तो हमेशा अंग्रेजी क्या होती है, ऑलवेज होती है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑलवेज। उसके बाद वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य, कार्य कौन सा हो रहा है, पीने का, पीने की अंग्रेजी क्या होगी, तो ये होगा ड्रिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे, क्या पिएगी, तो पानी, और पानी की अंग्रेजी क्या होती है, वाटर। तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस हुआ। इसके बाद एक सेंटेंस और देख लीजिए आप लोग, तुम फूल कभी नहीं तोड़ोगे, तुम फूल कभी नहीं तोड़ोगे। तो यहाँ पर जो है आपका जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गागी गे इत्यादि शब्द आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसमें जो है आपका कभी नहीं आया है और कभी नहीं वाला जो सेंटेंस होता है, कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नेवर। और नेवर और ऑलवेज वाले सेंटेंस जो है वो किससे शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट जो जैसा स्ट्रक्चर कहता है सेम वैसे ही जो है सॉल्व कीजिएगा। सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला, और कार्य करने वाला कौन है, तुम, और तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू, यू हो गया।
उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो विल या शैल लगेगा। आई और बी के साथ शैल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर यू जो है अदर में आया है, तो अदर के साथ में जो हम क्या लगाएंगे, यू विल। उसके बाद नेबर ऑलवेज में से कोई एक लिखेंगे। तो यहाँ कभी नहीं आया और कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होती है, नेबर होती है। तो इसमें से हम केवल नेबर लेंगे, ऑलवेज छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, नेबर। नेवर हो गया। उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है, तोड़ने का। तोड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, प्लक। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या प्रश्न पूछेंगे, क्या तोड़ेगी, तो फूल, फ्लावर्स। ठीक, इस प्रकार से सेंटेंस है। फिर से देख लीजिए एक बार। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं, इसमें जो है आपने पहचान पढ़ा था, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ गा गी गयाए उन्हें जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा, सकारात्मक वाक्य। आज हम लोग नेवर और ऑलवेज वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑलवेज मीन्स हमेशा। इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेवर, ऑलवेज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, अदर्स। हेल्पिंग वर्ब बिल और सेल लगाते हैं, आई और बी के साथ सेल, अदर सब्जेक्ट के साथ बिल, यानी आई बी को छोड़ करके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ बिल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जो है आप देख लीजिए, मैं मैदान में कभी नहीं दौड़ूंगा, तो आई सेल नेवर रन इन द फील्ड, वह हमेशा पानी पिएगी। सी विल ऑलवेज ड्रिंक वाटर, तुम फूल कभी नहीं तोड़ोगे। यू विल नेवर प्लक फ्लावर्स। इस प्रकार से ये सेंटेंस है। इसमें ध्यान दीजिएगा, नेवर ऑलवेज में से कोई एक लगेगा, जैसा अर्थ देगा। अगर यहाँ कभी नहीं है तो वहाँ पर जो है कभी नहीं के लिए जो है नेवर लगता है, तो ऑलवेज को छोड़ दिया हमने। इसके बाद यहाँ हमेशा आया है तो ऑलवेज लिया है, नेवर छोड़ दिया है। यहाँ कभी नहीं आया है तो कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है, यहाँ हमने नेवर लिया और ऑलवेज छोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। अब हम लोग जो है निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जिसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य में स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यहाँ तो नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। अब जब स्ट्रक्चर लिखेंगे हम, तो सबसे पहले हमारा होगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक सेकेंड भाई, हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद नॉट, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट। उसके बाद फिर जो है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद
अदर्स फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर है। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए आप। तो हम कल हॉकी नहीं खेलेंगे। फिर से सुन लीजिए। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसमें जो है हमने नेवर ऑलवेज वाला सेंटेंस पढ़ा अभी। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में जो है सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स लिखते हैं। और हेल्पिंग वर्ब वही होगा, विल, शैल, आई और वी के साथ शैल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और नहीं के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर जो है हम कल हॉकी नहीं खेलेंगे, तो फिर वही बात है, क्रिया के साथ गागी गे आए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया के साथ यानी वर्ब के साथ का गागी गे आए तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर नहीं शब्द आया है, यानी ये निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है? हम। और हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी। और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगाते हैं, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। तो यहाँ वी है तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे? शैल। और उसके बाद नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है? खेलने का। खेलने की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे? क्या खेलेंगे? तो हॉकी, है ना। तो वी शैल नॉट प्ले हॉकी। बाकी जो आपका अदर्स तो कुछ है उसमें है नहीं, बाकी समय दिया गया है। चाहे उसे मान लीजिए आप, अदर्स में जो है समय दिया गया है और समय सबसे अंत में लिखा जाएगा। तो टुमारो जो है कल, आने वाला कल। आने वाला कल जो होगा फ्यूचर में, कल को जो है हम क्या कहते हैं? टुमारो। इस प्रकार से सेंटेंस आपका सॉल्व किया गया है। वी शैल नॉट प्ले हॉकी टुमारो। राधा कहानी नहीं सुनाएगी। तो यहाँ पर राधा कहानी नहीं सुनाएगी, तो यानी कहने का मतलब जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ गागी गे आए उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे कहते हैं। इसमें नहीं शब्द आया है, यानी ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है? राधा। और उसके बाद फिर जो है आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। राधा जो है वो आपका क्या है भाई? देखिए, हेल्पिंग वर्ब विल शैल लगाते हैं, आई और बी के साथ शैल, और अदर सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ राधा अदर में आ गया, तो अदर में जो है वहाँ पर जो है हम क्या लगाएंगे? विल। और नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे? नॉट। और उसके बाद वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है? तो सुनाने का। सुनाने की अंग्रेजी क्या होती है? टेल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या प्रश्न पूछें? क्या सुनाएगी? कहानी, स्टोरी। लड़के क्लास में
लड़के शोर नहीं मचाएंगे। लड़के जो है शोर नहीं मचाएंगे। तो यहाँ पर गा गी गे आया है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ गा गी गे आए उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है ये नहीं शब्द आया है, इसका मतलब ये निगेटिव है। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है। सब्जेक्ट मीन्स करता, करता मतलब कार्य करने वाला। कार्य करने वाला कौन है? लड़के। लड़के की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? द बॉयज़। ये प्लूरल है, प्लूरल के पहले द का प्रयोग होता है, तो यहाँ द बॉयज़। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल या शैल। आई और बी के साथ शैल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल। तो यहाँ पर ये जो बॉयज़ है ये अदर सब्जेक्ट है, और अदर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे? विल। और उसके बाद नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। उसके बाद फिर जो है वर्ब, वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब कार्य। कार्य कौन सा हो रहा है? मचाने का। मचाने की अंग्रेजी क्या होगी? मेक। तो मेक हो गया। और उसके बाद फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या से प्रश्न पूछेंगे? क्या मचाएंगे? शोर। तो मेक अ नॉइज। इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व किया गया है। फिर से देख लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं, और इसकी जो पहचान है वो वाक्य के अंत में गागी गे आए, वो भी क्रिया के साथ। क्रिया के साथ गागी गे आए तो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इसमें निगेटिव सेंटेंस, हम अभी नेवर ऑलवेज वाला सेंटेंस पढ़ा, अब हम जो है निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, नकारात्मक वाक्य। और इसमें स्ट्रक्चर जो दिया गया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर्स। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल और शैल लगाएंगे। आई और बी के साथ शैल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के रूप में, हम कल हॉकी नहीं खेलेंगे, तो वी शैल नॉट प्ले हॉकी टुमारो। और यहाँ कह रहे हैं राधा कहानी नहीं सुनाएगी, राधा विल नॉट टेल अ स्टोरी। लड़के शोर नहीं मचाएंगे, द बॉयज़ विल नॉट मेक अ नॉइज़। इस प्रकार से ये सेंटेंस सॉल्व किया गया है। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेनी है वो ले सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और यदि इस पार्ट सेकंड को पढ़ने में, यानी नेवर ऑलवेज वाले सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पार्ट 1 को पढ़ लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 को पढ़िए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसके पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया जा चुका है, उसे भी आप जो है पढ़िए, और उसके बाद जो है आगे आप बढ़ते हुए धीरे धीरे जो है देखते हुए चलिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। शुरू से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जहाँ तक हो सके इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।